अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं एमडी कैट फिज़िक्स के चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो अगर अभी तक आपने इसका क्विज सॉल्व नहीं किया तो जाए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाएं, क्विज को सॉल्व करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वाज योर स्कोर। सो आज का एमसीक्यू है पहला। अ गैस इज कंप्रेस्ड टू अ कांस्टेंट प्रेशर 50 न्यूटन मीटर from a volume of 10 meter cube to a volume of 4 meter cube. Energy of 100 joule is added to the gas by heating. So its internal energy is. So वो हमें कह रहा है कि एक तो वर्क किया गया गैस पे, दूसरा हीट एनर्जी ऐड की गई 100 जॉल। तो बताओ उसकी इंटरनल एनर्जी क्या थी। तो हमें बताया इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास Q माइनस वर्क। बेसिकली हमारे पास जो Q की इक्वेशन थी, Q इक्वल होता है हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क को इसको रीअरेंज करके बनाई गया। सो तो अब इंटरनल एनर्जी के लिए हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे। हीट की एनर्जी आ गई 100 जॉल माइनस वर्क। अब वर्क हमारे पास क्या है 100 इंटू चेंज इन वॉल्यूम, जो कि हमारे पास 6 मीटर क्यूब है। अब इसके साथ साइन क्या आएगा। तो हमें पता है कि अगर ही वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो वो पॉजिटिव होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो वो नेगेटिव होता है। तो इस केस में क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। इस केस में कंप्रेस किया जा रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो ये नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को पॉजिटिव कर देंगे, और हमारे पास 100 प्लस 300 आ जाएगा 400 जाउल। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनता है अल्फा इंक्रीज बाय 400 जाउल। A thermodynamic system is changed from state P1 V1 to state P2 V2 by two different processes. The quantity which will remain same. अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि स्टेट 1 से जब हम स्टेट 2 पे गए हैं तो वो ये नहीं कह रहा कि स्टेट 1 पे भी वही क्वांटिटी होगी जो स्टेट 2 पे होगी। नहीं, वो ये कह रहा है कि टू डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू हम गए हैं, यानी कि टू डिफरेंट पाथ्स हमने फॉलो किए हैं। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी कि दोनों में से जो सा मर्जी पाथ अडॉप्ट किया जाए वो क्वांटिटी एट द एंड सेम रहेगी। तो हमें बताया कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है। सही हो गया। तो इंडिपेंडेंट एनर्जी वो चीज़ है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि दोनों में से जो भी पाथ चूज़ किया जाए तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटर एनर्जी वो क्या है, वो हमें डेल्टा में मिल रही है, क्योंकि हमें पता है इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है डेल क्यू माइनस डेल वर्क। ठीक हो गया, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर हियर। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्पेसिफिक हीट यानी कि Cp और Cv ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, वो क्या होगी। तो हमें पता है कि Cp होता है हमारे पास Qp इक्वल होता है Cp डेल टी के। तो अगर हम Cp के लिए इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cp Q डिवाइड बाई डेल टी। ठीक हो गया। ऐसे ही अगर हम Cv को लें तो वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी इक्वल Cv डेल टी होता है, और इसको भी रीअरेंज करें तो Cv इक्वल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी डिवाइड बाय डेल टी के। तो अगर दोनों केसेस में मैं डेल टी को ज़ीरो करूं तो Cp और Cv की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब वो इनफाइनाइट क्यों होगी वो भी हम देख लेते हैं। कि किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करें तो वो हमारे पास इनफाइनाइट क्यों होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 1। अगर हम 1 को डिवाइड करें 0.1 से तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 10। अगर हम इसी तरह 0.01 को डिवाइड करें 1, यानी कि हम और छोटा कर दें, तो हमारे पास आंसर आएगा 100। तो यानी कि नीचे वाला नंबर जैसे जैसे ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है उतना ही रिजल्ट हमारे पास बढ़ा रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 1 को डिवाइड करें 0.0000000 और बाद में जाके 1 है, तो यानी कि एक बहुत ही छोटा नंबर जो कि अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच करने वाला है, तो हमारे पास क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो बहुत से बच्चों को वो समझते हैं कि ज़ीरो के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करो तब भी ज़ीरो आता नहीं। अगर ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट आएगा, और अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास ज़ीरो ही आएगा। What is the factor upon which the change in internal energy of an ideal gas depends? तो कौन सा फैक्टर है जिस पे आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, तो वो है टेम्परेचर। टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है, तो इसका आंसर है अल्फा।
द वर्क डन ऑन आइडियल गैस ड्यूरिंग द साइकिल इज़, तो वो कह रहे हैं कि इस साइकिल पे वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा। तो हमारे पास साइकिल है ये जो कि डायग्राम में गिवन है। तो फॉर एग्जांपल हम अपनी डायरेक्शन ले लेते हैं कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस साइकिल में। अच्छा, किसी भी पीवी डायग्राम में जब भी आपके पास कोई साइकिल होगी तो ऊपर से जो होगा वो वर्क इन होगा, और जो एरिया अंडर दी लोअर कर्व होगा वो होगा वर्क आउट। ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली ये हमारे पास सारा जितना भी ये वाला एरिया होगा वो होगा हमारे पास वर्क इन, और जो ये वाला एरिया होगा हमारे पास ये होगा वर्क आउट। तो हमने बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है। ठीक हो गया। इसके लिए हमें पहले वर्क इन निकालना होगा और वर्क आउट उसमें से माइनस होगा। ठीक हो गया। अब हम वर्क इन अगर कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमारे पास वर्क कैसे कैलकुलेट होता है, P इंटू डेल वी होता है। तो इस केस में हमारे पास प्रेशर क्या है, 2V 2P, और चेंज इन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V 1V से 2V हो रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1V माइनस 2V। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव 2PV। ठीक हो गया। अब इसी तरह ही अगर हम जो वर्कआउट है अगर हम उसको निकालें तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसमें हमारे पास आएगा प्रेशर 1P, और यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम होगा V 2V माइनस 1V। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1PV। दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव 1PV। तो अब नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव है, वहाँ पे नेगेटिव वाला कोई आंसर ही नहीं है। उसकी वजह एक तो नेगेटिव इसलिए है कि हमने साइकिल की डायरेक्शन अपनी मर्ज़ी से ली थी। ठीक है, उसने हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं थी की। तो इस हिसाब से हमारे पास अल्फ़ा करेक्ट बनता है अगर हम दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फ़ा। हीट एनर्जी एडेड टू अ सिस्टम अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस अपीयर एज, तो हीट ऐड की जा रही है टू दी सिस्टम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, यानी कि डेल टी हमारे पास जीरो है, डेल टी जीरो है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो गया। ठीक हो गया। हमारे पास हीट इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक हो गया। तो जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें अगर क्यू इन हो रहा है तो उससे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो सिंपली वर्क आउट हो रहा है। ठीक हो गया। तो हीट अगर इस पे सिस्टम में ऐड की जाएगी तो उससे वर्क आउट हो गया, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्टा। द एरिया अंडर अ कर्व ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ अ पीवी डायग्राम क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पीवी डायग्राम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब पीवी डायग्राम भी आपको जनरली समझा देता हूँ। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है एक साइकिल है, जो इस साइड से आ रहा है वो हमारे पास जो हमारे पास ये क्यू इन है और यहाँ पे होगी क्यू आउट, और ऊपर से जो होगा वर्क वो होगा वर्क इन और ये होगा वर्क आउट। ठीक हो गया। तो एरिया अंडर द कर्व होता है कर्व और जो एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसके दरमियान एरिया। ठीक हो गया। तो वो हमारे पास वर्क होता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है डेल्टा, के वर्क डन बाय और ऑन द सिस्टम। इन एन आइडियल गैस हैज़ मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट Cp एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ n मोल्स इज इंक्रीज बाय डेल टी, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज, तो वो हमसे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मांग रहा है कि वो क्या होगी। तो हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है इक्वल हमारे पास सी वी प्लस डेल टी के। ठीक हो गया। तो फॉर एन मोल्स क्या होगा, फॉर एन मोल्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास होगा एन सी वी डेल टी के। अब हमारे पास सी वी की फॉर्म में कोई भी आंसर गिवन नहीं है, सारे सी पी की फॉर्म में गिवन है। तो सी वी को सी पी की फॉर्म में कैसे हम लेकर जाएंगे, हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल होता है आर के। ठीक है, आपकी बुक में फार्मूला गिवन है। तो इसको रीअरेंज करके हम सी वी के लिए निकालेंगे सी पी माइनस आर। तो सिंपली हम सी वी को रिप्लेस कर देंगे सी पी माइनस आर के साथ। तो हमें हमारा आंसर होपफुली मिल जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे चार्ली।
Consider the ratios of specific heat Cp divided by Cv for the three types of ideal gases: monatomic, डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक। ठीक हो गया। तो वो ये कह रहा है कि इन तीनों में से सबसे जो ग्रेटेस्ट रेशो होगी या इनकी रेशोज़ का ऑर्डर क्या होगा, क्या इनकी सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो अगर डिफरेंट होगी तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो ये आपके साउंड्स के चैप्टर में जहाँ पे वो बात करता है एडियाबैटिक कंप्रेशन होती है, वो कहता है कि सी वी की रेशो, ठीक है, सॉरी पी वी रेज टू पावर गैमा होता है हमारे पास कांस्टेंट। तो जो बेसिकली ये गैमा होता है वही होती है सी पी और सी वी की रेशो। तो वहाँ पे वो आपको बताता है कि जो मनो एक साइड पे एक छोटा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक टेबल दिया है, वहाँ पे वो बताता है कि ये बेसिकली एक रटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो वो वहाँ पे आपको बताता है कि मोनोटॉमिक की सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके उससे कम जो होती है वो डायटोमिक की होती है, और फिर पॉलीटोमिक की सबसे कम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास अल्फ़ा। तो बेसिकली ये ऑर्डर होता है कि मोनो की सबसे ज़्यादा, डाया की उससे कम, और पॉली की सबसे कम। A process in which no heat is added or extracted from a system is called। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट ऐड हो रही है ना ही हीट आउट हो रही है, यानी कि देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्ड। तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो हमारे पास होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस में नो हीट ट्रांसफ़र होता है। आइसोथर्मल में हमारे पास जो डेल टी है वो ज़ीरो होता है। आइसोकोरिक में हमारे पास जो है आइसोकोरिक में हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं होता, और आइसोबैरिक में हमारे पास प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता। ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर। तो एडियाबैटिक कंप्रेशर में टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर रेज होता है उसमें। ठीक हो गया। यानी कि हमारे पास उसमें हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, ठीक है, वो नहीं हो रहा, तो कंप्रेस वर्क किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशर में हमारा वर्क इक्वल होता है नेगेटिव इंटरनल एनर्जी के। तो वर्क हो रहा है, यानी कंप्रेस कंप्रेस किया जा रहा है तो वर्क हो रहा है। वर्क होने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर राइज करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे डेल्टा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज एप्लीकेबल फॉर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज एप्लीकेबल फॉर, तो हमारे पास वो है क्या, बेसिकली क्यू इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो वो हीट एनर्जीज को डील कर रहा था, यानी कि चार्ली। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड हीट ऑफ अ सिस्टम इज। तो हमारे पास क्या रिलेशन है वर्क और हीट का। तो फॉर एग्जांपल क्यू इक्वल है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के। ठीक हो गया। तो अगर हम क्यू और वर्क का रिलेशन देख रहे हैं तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है कि ये कांस्टेंट है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो अगर मैं क्यू बढ़ा रहा हूँ तो उससे मेरा वर्क बढ़ रहा है। ठीक हो गया, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन हो गया दोनों में। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक चेंज इन अ गैस डिपेंड्स ओनली ऑन। तुम्हारे पास एडियाबैटिक चेंज है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो है। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि वर्क डन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो हमें पता है कि क्यू इक्वल होता है चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो अगर क्यू ज़ीरो हो गया तो वर्क इक्वल हो जाएगा नेगेटिव इंटरनल एनर्जी का, और इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है हमारे पास टेम्परेचर पे। ठीक हो गया, ना तो प्रेशर पे ना तो वॉल्यूम पे। तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। एस सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर शोज दैट सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी वट इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि अगर ये रिलेशन है तो इन फॉलोइंग में से कौन सा रिलेशन ऑल्सो ट्रू है। तो हम सी पी और सी वी को बारी बारी देख लेते हैं। पहले हम सी पी को देखते हैं। तो अगर हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि कोई वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि हीट ऐड करने से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। अगर वर्क होता तो वॉल्यूम भी चेंज होता, जो कि नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्यू इक्वल हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के, और इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है हमारे पास सी वी डेल्टा टी के। ठीक हो गया। और अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर बात करें कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हीट ऐड करने से हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और वर्क भी होगा। तो क्यू पी इक्वल हो जाएगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के। ठीक है। तो अब इन दोनों केसेस में
इंटरनल एनर्जी जो है वो सी पी के लिए भी और सी वी के लिए भी सेम है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे डेल्टा के सी पी के केस में भी और सी वी के केस में दोनों में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम रहेगा। इफ वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन, तो यानी कि वो कह रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर हीट किया जा रहा है तो क्या सिनेरियो होगा। तो बेसिकली अगर हम उसे कांस्टेंट प्रेशर पे केस करें तो हमारे पास सी पी का केस है, तो क्यू इक्वल होता है सी पी डेल टी के। तो यही वो हमसे यहाँ पे मांग रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। Which of the following parameters does not characterizes the thermodynamic state of a matter? तो इनमें से कौन स्टेट्स होती हैं बेसिकली थर्मोडायनामिक स्टेट्स, तो वो हमारे पास तीन होती हैं पी वी और टी। तो प्रेशर भी, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी, ये तीनों थर्मोडायनामिक स्टेट्स हैं। वर्क जो है वो एक थर्मोडायनामिक स्टेट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 R। ठीक हो गया, तो हमारे पास सी पी की क्या वैल्यू आ गई है 7/2 R। ठीक हो गया। द रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज, वो हमसे सी पी बाय सी वी मांग रहा है। ठीक है, तो अब वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिख लेते हैं सी पी बाय सी वी को हम लिख सकते हैं सी पी डिवाइड बाय, अब सी वी को हम क्या लिखेंगे, सी वी को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस आर। क्यों, क्योंकि हमारे पास बुक में रिलेशन गिवन है सी पी माइनस सी वी इक्वल होता है आर के। ठीक हो गया, तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे बारी बारी। सी पी की वैल्यू हम ऊपर जो हमारे पास 7/2 R है वो प्लग इन करेंगे, और नीचे यहाँ पे सी पी की जगह पे वही प्लग इन करेंगे -R। ठीक हो गया, आर ऊपर नीचे से कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ऊपर पे 7/2, नीचे आ जाएगा 7/2 -1। आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हम आगे इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ऊपर 7/2, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2, 7 - 2, और हमारे पास क्या बनेगा 7/2 डिवाइड बाई 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा 7/5। तो हमारे पास आंसर क्या बनता है यहाँ पे चार्ली। द ग्राफिकल लाइन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज पैरेलल टू, तो ग्राफिकल लाइन ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस होता कौन सा जिसमें हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम जीरो। ठीक हो गया, ये याद रखो कि आइसोकोरिक कौन सा होता है, आइसोथर्मल कौन सा होता है, आइसोबैरिक कौन सा होता है, और एडियाबैटिक कौन सा होता है। ये चार प्रोसेसेस आपके इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो खैर ग्राफिकल लाइन हम देख लेते हैं किसके पैरेलल होगी। ये हमारे पास एक पीवी डायग्राम है। ठीक है, अब इस पे दो प्रोसेसेस फॉर एग्जांपल हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये प्रोसेस है और दूसरा ये प्रोसेस है। अब आप यहाँ पे मुझे बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ कि इन दोनों में से पर्पल और ब्लू में से कौन सा प्रोसेस आइसोकोरिक है। तो बेसिकली जो हमारे पास ब्लू प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है। क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो ये लाइन इक्वल पैरेलल होती है प्रेशर एक्सिस के, तो बीटा करेक्ट आंसर है इसका। Which of the following process has condition del Q equals to del work? तो वो कौन सी कंडीशन है कि जब हमारे पास ये रिलेशन ट्रू होगा, तो बेसिकली तब ट्रू होगा जब हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब ज़ीरो होती है, जब हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा। और चेंज इन टेम्परेचर किस में ज़ीरो होता है, वो होता है हमारे पास आइसोथर्मल में, यानी कि डेल्टा करेक्ट आंसर है इसका। Which of the following is correct in terms of increasing work done for same final एंड इनिशियल कंडीशन। तो वो कह रहा है कि तीन प्रोसेसेस हैं आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और रेडियोबैटिक, इन तीनों के केसेस में सबसे ज़्यादा वर्क डन किस केस में होगा, सेम इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमारे पास। तो हमारे पास ये तीन प्रोसेसेस हैं आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और रेडियोबैटिक। तो आइसोबैरिक कौन सा होता है, जिसमें चेंज इन प्रेशर ज़ीरो होगा, आइसोथर्मल जिसमें चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा, और एडियाबैटिक जिसमें हीट ट्रांसफर ज़ीरो होगा। ठीक हो गया, अब वर्क क्या होगा इन तीनों के केस में। आइसोबैरिक के केस में P × del V हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास एडियाबैटिक के केस में हो जाएगा ये
डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक हो गया। और आइसोथर्मल के केस में हो जाएगा, हाँ आइसोथर्मल के केस में डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर हम इन तीनों को पीवी डायग्राम में प्लॉट करें, ठीक है, तो उसमें एरिया अंडर द कर्व जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका सबसे ज़्यादा वर्क होगा। तो पीवी बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन होगी। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के केस में क्या होगा, ये तो होगी हमारे पास आइसोबैरिक। अब ये वर्क हमारे पास जो होगा वो होगा आइसोथर्मल कुछ इस तरह से होगा, जो हमारे पास एडियाबैटिक होगा वो इससे लैग करेगा, थोड़ा सा कम होगा। तो अगर हम देखें इन सारों में सबसे ज़्यादा वर्क किस के केस में, वो है आइसोबैरिक के केस में, फिर हमारे पास आइसोथर्मल और फिर एडियाबैटिक। तो ये ऑर्डर हमारे पास अल्फ़ा में फॉलो अप हो रहा है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन द इंक्रीज इन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विथ, ठीक हो गया। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान इंक्रीज इन वॉल्यूम किस किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रेशर से बेसिक वॉल्यूम से होता क्या है, तो हमारे पास बेसिकली जब एक्सपैंड करेगा वॉल्यूम, तो वो क्या करेगा, एडियाबैटिकली हम बात कर रहे हैं कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो वो एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब है वो एक्सपैंड करने के लिए एनर्जी कहाँ से ले रहा है, अपनी इंटरनल एनर्जी को लूज़ कर रहा है, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी इसके एक्सपैंड करने से लूज़ होगी, और इसकी इंटरनल एनर्जी लूज़ होने का मतलब है कि उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेगा। तो एक तो हो गया टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। दूसरी चीज़, जब भी एक वॉल्यूम एक्सपैंड करता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास अल्फ़ा के, प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होगा। बहुत से लोग इसको ये भी कर सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज़ होगा और टेम्परेचर प्रेशर डिक्रीज़ होगा और प्रेशर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा, तो ऐसा इस एडियाबैटिक के केस में नहीं होगा। In a certain process, 400 joule of heat energy is supplied to a system. At the same time, 150 joule of work done by the system. What is the increase in internal energy of the system? तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू, ठीक हो गया। तो Q हमारे पास क्या है, हमारे पास है 400, और हमारे पास वर्क क्या होगा, वर्क हमारे पास पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वर्क हमारे पास पॉजिटिव आएगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, और ये नेगेटिव साथ साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 जॉल, चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस दी पी डेल वी रिलेशनशिप इज इक्वल्स टू, तो पी डेल वी हमारे पास किसके इक्वल होता है, पी आर इंटू डेल टी के इक्वल होता है। ये इसी तरह का रिलेशन जिस तरह आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास है अल्फ़ा। The volume of a gas expand by 0.25 meter cube at a constant pressure of 10 raised to power 3 Newton per meter. The work done is equals to, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, हमारे पास सिंपली दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो हमारे पास आ जाएगा 250 जूल। आंसर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा। अच्छा, कैलकुलेट करने के बजाय हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं, बाकी ऑप्शंस को भी देख लो। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको बगैर कैलकुलेट किए भी कर सकते थे। वोट हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है, वोट हमारे पास पावर का यूनिट है, तो हमें वर्क इन जूल्स चाहिए ना कि पावर, तो ये वैसे ही गलत हो गया। सेम केस फॉर द बीटा, वहाँ पे वॉट है तो वो भी गलत हो जाएगा, और न्यूटन फोर्स का यूनिट है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम बगैर सॉल्व किए भी इसको कर सकते थे। बाय रबिंग दी ऑब्जेक्ट टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी इज़, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाए तो क्या होता है, उससे उससे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका आंसर बनता है अल्फ़ा। द रैपिड एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव्स आर पासिंग ओबेज, तो साउंड वेव जब पास थ्रू करता है तो वो रैपिड एक्सपेंशन होती है, तो तब हीट को ट्रांसफ़र होने का टाइम नहीं मिलता, तो वो बेसिकली हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ली। ये हमने साउंड के चैप्टर में भी ये चीज़ हमने पढ़ी थी, और यहाँ पे आके दोबारा पढ़ते हैं इसी चीज़ को। वर्क अ गैस डज 10 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस वाइल एक्सपेंडिंग, ठीक हो गया। दी चेंज इन इंटरनल एनर्जीज,
तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब वो 10 जॉल एक्सपेंड कर रहा है, एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, तो वो इंटरनल एनर्जी लूज़ कर रहा है उतनी ही। तो वो इसका आंसर चार्ली नेगेटिव 10 जॉल बनता है। उसके अलावा हम इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि इक्वेशन में हमारे पास W इक्वल्स टू नेगेटिव चेंज इंटरनल एनर्जी होता है, तो वो चार्ली यहाँ पे बनता है। द रिलेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट इज़ गिवन बाय, तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज़ गिवन बाय हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू C डेल T होता है जनरली जो हमारे पास होता है, ठीक है। तो अगर हम C को एक साइड पे रखें तो Q डेल T हो जाएगा हमारे पास। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनता है, अल्फ़ा भी नहीं बीटा भी नहीं, चार्ली हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है इसका। वन हंड्रेड एंड टेन जॉल ऑफ हीट इज एडेड टू अ गैसियस सिस्टम whose internal energy is changed 40 joules, then the amount of external work done is, तो वो कह रहा है कि हीट एनर्जी इतनी ऐड हुई है और उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी थी, तो जो है वो वर्क डन कितना किया होगा उसने इस सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। तो हमें पता है कि Q इक्वल होता है चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। तो दोनों की वैल्यूज पुट की, इंटरनल एनर्जी और Q की, बल्कि रीअरेंज कर लिया वर्क के लिए पहले, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। दोनों की वैल्यूज़ प्लग इन की तो हमारे पास ये आ गया, और इसको सॉल्व किया तो 70 जॉल हमारे पास आ जाएगा बीटा आंसर। इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम वर्किंग सब्सटेंस इज आइडियल गैस, इट्स इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ, सो जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी थी वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो बेसिकली एवरेज काइनेटिक टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर बनता है अल्फ़ा। ओनली काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को वो रिप्रेजेंट नहीं करती इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनामिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, तो वो हमारे पास है बीटा हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हीट। द इक्वेशन वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज रिप्रेजेंट वर्क डन बाय गैस इन, तो बेसिकली ये वर्क डन किस प्रोसेस में होता है, जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, और प्रेशर कांस्टेंट हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। तो खैर यहाँ पे आइसोबैरिक, यहाँ पे वो एन एक्सपेंशन इन कांस्टेंट प्रेशर की ही बात करें तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। When the temperature of a gas system is changed by 30 Kelvin and the internal energy is changed by 48 joule, the molar specific heat of the system at constant volume will be, तो CV हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है CV डेल टी। तो CV के लिए रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, और वैल्यूज़ प्लग इन की तो हमारे पास 48 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा। अब इसको एग्जैक्ट सॉल्व करने के बजाय हम एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि हमें बताया कि जो CV की वैल्यू, इस फ्रैक्शन की वैल्यू है, वो एक तो आएगी हमारे पास ग्रेटर देन 1 आएगी और लेस देन 2 आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है कि जो कि इस रेंज में फॉल करता है, वो है हमारे पास चार्ली, जो कि ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 है। गैस अंडरगोज अ साइकिल, 4 स्टेट्स का साइकिल है, तो उसने हमें प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ भी दी हैं, तो हम साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रही हमारी PV डायग्राम, ये हमारा प्रेशर 1 प्रेशर 2 रहा, ये हमारा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है। तो हमारा साइकिल कुछ इस तरह से होगा। अब इस साइकिल में जो हमारे पास वर्क नेटवर्क क्या होगा, नेटवर्क हमारे पास होता है वर्क इन माइनस वर्क आउट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये है एरिया अंडर दिस कर्व, ये हमारे पास वर्क इन है और ये हमारे पास वर्क आउट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वर्क इन निकालेंगे तो वो होगा P2 मल्टीप्लाई बाय V2 माइनस V1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो वो हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे तो हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अब हम वर्क आउट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, P1 मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2। अब यहाँ पे फाइनल स्टेट V1 है और ये V2 है, तो यहाँ पे उल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास इसको उल्टा करने से सिर्फ साइन का फ़र्क आएगा, ठीक है, कि चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास।
तो उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², यानी कि 200 जूल आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास चार्ली। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन, तो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ मैक्सिमम व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़, तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है हमारे पास ये 0 केल्विन है, और डेल्टा भी 0 केल्विन, ये दोनों सेम है। ये हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये उससे भी कम है। तो बीटा यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा टेम्परेचर है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बीटा। हीट इज़ नॉट बीइंग एक्सचेंज इन अ बॉडी इफ़ इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज देन, तो वो कह रहा है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है कि जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, नहीं, इट इज़ नॉट बीइंग एक्सचेंज इन अ बॉडी इफ़ इंटरनल एनर्जी इज़ इंक्रीज देन, तो अगर हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वो वर्क के होने से बढ़ रही है। तो वो तो खैर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे टेम्परेचर का जिक्र है, तो टेम्परेचर उससे इंक्रीज़ होगा। अल्फ़ा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। इफ़ अ सिस्टम अंडरगोज contraction of volume then the work done by the system will, सो जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम नेगेटिव है हमारे पास। तो वॉल्यूम नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि वर्क डन जो होगा वो भी हमारे पास नेगेटिव होगा। चार्ली करेक्ट आंसर है इसका। इन एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन यानी कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है। चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि चेंज इन इंटर एनर्जी भी ज़ीरो होगा। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है कि इंटर एनर्जी चेंज नहीं होगी। Thank you so much for watching. See you in the next class.